ठीक है ना। पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया था कल 51 तक, ठीक है ना। तो कल हमने 51 तक 52 भी हमने पढ़ लिया था। तो तीन चीज आप देखो, 52 में क्या है कि डिक्री, 52 में है कि डिक्री एल आर के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट हो सकती है, एल आर के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके साथ ही देखो 52 को 50 के साथ पढ़ो, ठीक है, एल आर, ठीक है। और 211 भी एल आर। तो एल आर डिफाइन का किया है 211 में। एल आर के गेट एग्जीक्यूट हो सकती है 50 में, इन्फोर्समेंट होगी 52 में। समझ में आई। तो ये तीनों चीज जब भी आप पढ़ो तो तीनों चीज एक साथ पढ़ो। आप करो ना कि मान लो 50 है 52 है, तो कैसे याद रहेगी, है ना। तो ऐसे याद रहेगी कि आप हमेशा जब भी पढ़ो ये वाला तो 211 50 52 एक साथ पढ़ो। वही मैं तो कह रहा हूँ 211 पे लिख लो वहां पर 50 और 52, या 50 पर लिख लो 52 और 211, और 52 पे लिख लो 50 और 211। हर सेक्शन पे जब भी आपकी नजर पड़े, जब भी आपकी नजर पड़ेगी ना, चाहे वो 211 पे पड़े, चाहे वो 50 पे पड़े, चाहे 52 पे पड़े, आपको एक पढ़ते ही तीनों याद आ जाने चाहिए तुरंत। एल आर डिफाइन कहा है 211 में। अगेंस्ट में जब 50 जैसे कह रहा है कि वेयर जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुल्ली सेटिस्फाइड, द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई द कोर्ट व्हिच पास्ड इट टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज, है ना। तो ये हमेशा तीनों सेक्शन में पढ़ो। इवन इसमें 2 कह रहा है क्लॉज 2 50 का अगर देखोगे, कह रहा है वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of। ये आपको बात पता होगी वैसे। भाई मान लो ए है, ए की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होना है, इस प्रॉपर्टी का जाना है। अब ए मर गया, बी सी डी पे चली गई है, 3 हिस्से मिले, 1/3 इसको मिली, 1/3 इसको मिली, 1/3 इसको मिली। तो ये जो बी को मिली है, इससे आप कितना, इसके खिलाफ कितना एग्जीक्यूट करा पाओगे, जितना हिस्सा उसको मिला है। भाई जो मिला है वही तो वो देगा। मिला 1/3 है और तुम पूरी डिग्री किसी के खिलाफ एग्जीक्यूट करा लो, ये तो गलत बात है ना, ये तो होना भी नहीं चाहिए। नेचुरल जस्टिस भी नहीं कहता ये तो, कि दिया 25 पैसे और लिया 1 रुपया, तो ये तो नहीं होगा। तो ये बात वैसे बहुत जेन्युइन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो पता भी होगी आपको। मगर बाई चांस ये पूछता है, पूछता नहीं है कभी, बहुत 0.0001 के चांस है कि कहीं पूछ दे कि कहां पर दिया है ये, तो 50 में, ठीक है ना। 51 में कल हमने पढ़ लिया था कि इन्फोर्समेंट के क्या क्या तरीके हैं। तो डिलीवरी करा देंगे, है ना, अटैचमेंट सेल कर देंगे, विदाउट सेल कर देंगे, विदाउट अटैचमेंट अरेस्ट करा देंगे, है ना। ये तो सब था। रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, ये हमने 51 में पढ़ लिया था, 52 वहां हो गया। उसके बाद एक चीज यहाँ पर है आपके, जैसे ये है 52 53 54, 53 54 बहुत कम इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत कम का मतलब बहुत ज्यादा कम। मगर सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहां दी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करेगा तो 53 में चले जाना, ठीक है ना। अब देखो लीगल रिप्रेजेंट, जैसे इसे मतलब इसे जोड़ने के लिए बता रहा हूं बस मैं आपको कि 52 में क्या है, एल आर है। एल आर के जो मतलब के पूर्वज थे वो सब एंसेस्ट्रल हो गए ना। एल आर को मिली कहां से, भाई मैं एल आर किसका, अपने एंसेस्ट्रल का तो एल आर हूं, है ना, अपने एंसेस्ट्रल का तो एल आर हूं। तो एल आर का किसका है जी, एंसेस्ट्रल का एल आर है। तो 53 में एंसेस्ट्रल दिया हुआ है, जस्ट फॉर कनेक्टिंग द नोट्स, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, और वैसे कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में इस तरीके से रह जाती है बात, तो मैं इस तरीके से इसे मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरा बताने का मकसद था ये। आपको भी याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रहे तो आपका जैसे इच्छा करे, आपको जैसे याद रह सके ये, आप वैसे भी कर सकते, ठीक है ना। ये 53 में आ गया। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप देखो 54, 54 क्या है, पार्टीशन। और कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा पार्टीशन ऑफ स्टेट या सेपरेशन ऑफ स्टेट कहां दिया है ना। और देखो इसमें एक चीज और देख लो, वैसे पूछता नहीं है फिर भी कह रहा है कि वेयर द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट assessed to the payment of revenue to the government or for the separate possession of a share of such an state, the partition of the state
और द सेपरेशन ऑफ अ शेयर शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। तो इसमें जो पार्टीशन ऑफ स्टेट का कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो यहां से कभी पूछता नहीं है। मैक्सिमम अगर उसका कुछ पूछने का मन होगा तो जितना पूछ लेता कि पार्टीशन ऑफ स्टेट कहां पर दिया है, तो ये 54 में दिया है, 0.001 है, तो इसलिए आप सिर्फ देख लेना, नजर बना के रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 55 इंपॉर्टेंट है, सब एग्जीक्यूशन में चल रहा है, ध्यान रखना, ये सब एग्जीक्यूशन में चल रहा है हमारा, है ना। अब 55 क्या कह रहा है, देखो आप, कह रहा है सबसे पहले तो ये पूछता है अरेस्ट एंड डिटेंशन का कहां पर है, प्रोविजन कहां है अरेस्ट एंड डिटेंशन का। देखो 51 में हमने पढ़ा, 51 में हमने पढ़ लिया कि अरेस्ट और डिटेंशन, सॉरी, हम किसी डिक्री को एग्जीक्यूशन कहां से कर सकते हैं, 4-5 तरीके थे। उसमें से एक क्या था, उसमें से एक क्या था, उसमें से एक था अरेस्ट, है ना, अरेस्ट डिटेंशन था ना। तो वो वाला अरेस्ट और डिटेंशन कैसे होगा, वो चीज इसने 55 में दी है, ठीक है। 55 में क्या कह रहा है, देख लो। 55 में कह रहा है कि a judgment letter may be arrested and execution of decree at any hour and on any day and shall as soon as practicable be brought before the court and its detention may be in the civil prison of the district। तो पहली बात जो अरेस्ट होगा वो कहां जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या निकल कर आई है, सिविल प्रिजन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तिहाड़ में भेज देंगे, ठीक है ना, क्या चीज निकल के आई, ऐसा नहीं है कि तिहाड़ में भेज देंगे। सिविल मैटर्स में आपको सिविल प्रिजन में भेजा जाता है, ठीक है, और इसका पैसा भी देती है दूसरी पार्टी, अभी आगे पढ़ेंगे। तो सिविल मैटर्स में सिविल प्रिजन में भेजा जाता है, ठीक है। तो हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ आपको रखने लग गए अगर, तो बताओ क्या मतलब है, तो सिविल मैटर है ना। तो यहां से आपके लिए क्या आया निकल के, कहां गया, ठीक है, एक ये क्वेश्चन निकल गया कि अरेस्ट करके कहां ले जाएंगे, सिविल प्रिजन, इसमें और कुछ नहीं था। देखो उसके बाद देखो एक चीज और क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो देखो इसका, प्रोवाइजो देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसाइन। तो प्रोवाइजो ये कह रहा है भैया कि देखो सूर्य ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले मत जाना, है ना, एक चीज ये हो गई। और दूसरा क्या कह रहा है, नो आउटर डोर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन। तो ये सब चीजें से पूछता नहीं, एक्चुअली क्या ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट था वो सिविल प्रिजन था, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है सिविल प्रिजन है, कि कहां भेजेंगे, सिविल प्रिजन भेजेंगे, है ना। एक चीज और मैं जो आपके लिए देखना था, चाह रहा था, इसका ना, इसका आप क्लॉज 4 देखो, आप एक बार 55 का ना क्लॉज 4 देखो, इसका क्लॉज 4 देखो, कह रहा है कि वेयर अ जजमेंट लेटर एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट एंड फर्निश हिज सिक्योरिटी। तो क्या होता है, मान लीजिए कि उसका तो पैसा है नहीं, डिक्री उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन होनी है, पैसा दे नहीं रहा, कोर्ट कह रहा है चलो अरेस्ट कर लेते हैं इसको। वो कह रहा है कि उसने इंटेंशन वहां पर शो करके, सर मैं तो इंसॉल्वेंसी में जा रहा हूं, मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहा हूं, मेरे पे नहीं है पैसा, मैं सही बताऊं तो कोर्ट क्या करेगा। और देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ रही है ना, जो इंटेंशन आपको शो करनी है वो विद इन 1 मंथ करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज 55 में पकड़ ली कि अरेस्ट एंड डिटेंशन कहां पर है, सिविल प्रिजन में भेजते, दूसरी चीज पकड़ ली। और अगर कोई अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करने की इंटेंशन रखता है तो वो 1 महीने के अंदर ही विल विद इन 1 मंथ सो अप्लाई करने का ना, और फिर वो अपीयर होगा, फिर फलाना ढंग का जो भी होगा, ये सब चीजें अपने चलती रहेंगी। मगर इंपॉर्टेंट आपके लिए जो निकल जा रहा है वो ये 1 महीने के अंदर उसको करना है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अरेस्ट में 3 चीजें पकड़ लेना, 55 में अरेस्ट कर रहे हैं, सिविल प्रिजन में रख रहे हैं, और इंसॉल्वेंट अगर वर्ड आ गया आपका तो 1 मंथ पकड़ लेना। पूछेगा नहीं वैसे 1 मंथ, ये वाला पूछता तो नहीं है इतना, ये 2 चीजें ज्यादा पूछता है, ये वाली ये ज्यादा उसको पसंद आता है, ठीक है जी, ये बात हो गई। अब देखो 56 और 57 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा आपके लिए 56 और 57 है। कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ अ वुमेन
इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर महिला है और आपके खिलाफ पेमेंट ऑफ मनी के लिए डिक्री हुई है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए, तो फिर आपको अरेस्ट करके सिविल प्रिजन में नहीं ले जाएंगे। ये देखिए कितना फायदा महिला होने का है ना, इतना फायदा तो हो रहा है। वुमेन होने का फायदा आप यहां से ले लें। अगर कोई आदमी होगा तो उसके खिलाफ होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, दोनों तरीके से पूछता है कि महिला को सिविल प्रिजन में किस मैटर में नहीं भेजेंगे, तो याद रखना पेमेंट ऑफ मनी में। अब एग्जीक्यूशन मान लीजिए प्रॉपर्टी का है, एग्जीक्यूशन इसका है, फलाना वो अलग है। पेमेंट ऑफ मनी का अगर एग्जीक्यूशन है, उस पर 30,000 रुपए उससे लेने हैं, तो फिर उसे सिविल प्रिजन में नहीं भेज सकते। बाकी कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स करके सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सिविल प्रिजन में नहीं भेजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां दिया प्रोविजन? 56 में दिया, और 57 मोस्ट इंपोर्टेंट, 56 के साथ ही दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा था स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू रैंक, रेस एंड नेशनलिटी ऑफ मंथली अलाउंस पेएबल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ जजमेंट लेटर। ये क्या है? जो ये सब्सिस्टेंस अलाउंस है, यही जो आपको ना जेडी को, सॉरी डिक्री होल्डर को देना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी के खिलाफ जजमेंट, किसी जेडी को आपको पकड़वाना है कि भैया इसको सिविल प्रिजन में डाल दो, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे उसमें भेजो जेल में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका कुछ जो भी आपका उससे रखा है महीने के हिसाब से, कि भाई मान लो 1,000 रुपये महीने, 2,000 रुपये महीने, जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है वो आपको देना पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस कहाँ दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 और 56, 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो 58, 59 पकड़ लो। अब क्योंकि भैया जेल वेल में चल गए तो 55 से पूरी जेल की बात ही कर रहे हैं, है ना, हर बार बेचारा प्रिजन में जा रहा है। अब 58, 59 आपको बताएगा कि जेल में से कब छोड़ सकते हैं, कब, मतलब तो 58 में तो मेन पॉइंट जो निकल कर आएगा वो यही आएगा, वो जब पैसा देते तब छोड़ देगा। भाई सिविल मैटर है ना, और मान लो 3 महीने के लिए अंदर रखा था, ठीक है, और उसने 15 दिन बाद ही पैसे दे दिए, 15 डेज में पैसा दे दिया, तो 15 दिन बाद ही छोड़ दो। ये है ओवरऑल मामला। भाई हमें तो पैसे से मतलब, हमारा काम पूरा हो रहा है, जेल में रखना हमारा मकसद है ही नहीं, हमें तो सजा थोड़ी ना देनी है उसको, हमारा मकसद है पैसा निकालना। परेशान हो गया, 10 दिन में ही पैसा दे रहा, ले लो, हटाओ इसे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम 55 से पूरा जेल चल रहा है ना। तो देखो 58 क्या कह रहा है? एवरी पर्सन डिटेन इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी सो डिटेन्ड। पहला क्या कह रहा है कि वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5,000 रुपी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, पूछता कई बार। 5,000 रुपए तक की अगर उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन है तो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब 5,000 रुपए से ज्यादा कितना भी मान लो, अनलिमिटेड, यहां से अनलिमिटेड। ये वाला एक होता है इनफाइनाइट का, ये वाला साइन होता है क्या? ये वाला ये इनफाइनाइट का साइन होता है क्या? ये वाला साइन इनफाइनाइट का होता है क्या? तो 5,000 से ऊपर का जितना भी 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं होता। इनफाइनाइट का साइन क्या होता है? इनफाइनाइट का साइन याद नहीं आ रहा मुझे, क्या होता है इनफाइनाइट का साइन? अभी मुझे पता नहीं। ये किसका साइन था जो मैंने बनाया था? ये वाला साइन किसका होता है? खैर, साइन थोड़ा पूछेगा तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो 5,000 रुपए से ऊपर का है उसके ऊपर तो 3 मंथ, और कह रहा है कि अगर 2,000 से 5,000 के बीच में तो 6 वीक, 2 से 5 है तो 6 वीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 56-57 इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे 58 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 5,000 से ऊपर 3 महीने रख सकते हैं, 2,000 से 5,000 6 वीक रख सकते हो बस। और उसके बाद जो मैंने बताया वो उसका प्रोवाइजर वही कह रहा है कि किन किन उसमें दशाओं में उसे हम रिलीज कर देंगे। तो कौन सी दशाएं हैं? जब उसको उसके जैसे मान लो 2 महीने की सजा हुई तो हम उसे कैसे रिलीज कर देंगे? देखो, तो उसने क्या किया, पेमेंट कर दी, या फिर अदरवाइज डिक्री फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई, या फिर जिस बंदे ने उसको अंदर करवाया था वही कह रहा है चलो भैया छोड़ दो, मुझसे सब दुख नहीं देखा जा रहा, है ना। और या फिर उसने सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दिए, तो भाई तुम पैसा दोगे तभी तो बंदा रखेंगे, हम नहीं रखेंगे अपने पास। तो दोनों ये तो बेसिक चीज आ गई।
पर जितना पैसा चाहिए था वो मिल गया, है ना। या फिर किसी और तरीके से कहीं से सेटिस्फाई कर लिया हमने डिग्री, या फिर जो बंदे ने अंदर करा वही कह रहा भैया छोड़ दो, अब छोड़ो बहुत हो गया, और या फिर आप उसे पैसे नहीं दे रहे रखने के, तो सरकार क्यों रखेगी अपना पैसा खर्च करके, छोड़ देंगे। ये इंपॉर्टेंट है 58 के ये जो ये 5 है और ये 3 महीने और 6 वीक वाला जो सिस्टम है ना, ये इंपॉर्टेंट, 6 वीक वाला, 2 से 5 में 6 वीक। और उसके बाद इसका 2 देखो, आप कह रहा है क्लॉज 2 देखो 58 का, कह रहा जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट मियरली बाय रीजन ऑफ हिज रिलीज बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज डेट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो उसे रिलीज कर दिया किसी वजह से, है ना, या मान लो सपोज करो कि जिस बंदे ने बोला उसने बोला भैया इसे छोड़ दो, या सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दे पाया, इन 2 कारणों में से रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके डेट खत्म हो गई, अभी भी तो जजमेंट डेटर पैसा थोड़ी ना चुक गया, सिर्फ छोड़ ही तो रहे हैं। बट कह रहा मगर he shall not be liable to be rearrested under the decree in execution of which he was detained in the civil prison। अब दोबारा आप रीअरेस्ट नहीं होगे, एक बार जेल काटा है ना, दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं, ये कहना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को रिलीज कर दिया तो क्या उसका डेट खत्म हो जाता है, क्या उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है? नो, लाइबिलिटी उतरी रहती है, बट आप उसे दोबारा जेल में डालने वाला जो ऑप्शन था एग्जीक्यूशन का हमारे पास तरीका था 51 में, वो खत्म हो गया, दोबारा अरेस्ट नहीं करेंगे, बाकी उसकी प्रॉपर्टी अटैच करते डोलेंगे, रिसीवर अपॉइंट करेंगे, ये सब काम तुम करते हैं, ठीक है ना। ये 58 का। और 59 कह रहा है कि मान लो बहुत बीमार है, फलाना है, ढिमकाना, वो वाली चीजें बता रहे हैं। कह रहा है एट एनी टाइम आफ्टर वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ जजमेंट लेटर हैज बीन इशूड द कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस। तो ऑब्वियसली बात है बहुत बीमार है ना, क्योंकि सिविल बात है तो इसलिए यार इतना क्या उसे वो करना, तो सीरियस इलनेस से छोड़ दो, है ना। या फिर मान लो कि उसकी हालत ठीक नहीं है, ही इज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन इन सिविल प्रिजन, तो बीमारी वगैरह पर छोड़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका 59 में दिया, ओवरऑल बात हो गई। या फिर उसे ऐसी कोई बीमारी जो फैल जाएगी, अब मान लो कोरोना है, सपोज करो कोरोना है, उसको सिविल प्रिजन में भेज रहे हैं, तो कोर्ट क्या कहेगा, अरे ना ना भैया ये तो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्ट कर देगा सबको, चलो हटाओ, वापस लाओ, सुधार लो, ऐसी चीजों में छोड़ देंगे आपको। तो ओवरऑल मतलब कि अगर बीमारी वगैरह का कोई मामला है तो वो 59 में, तो 58 में भी छोड़ रहे हैं, 59 में भी छोड़ रहे हैं, 58 में हम बता रहे हैं कितने दिन रखना है। अब देखो अगर इसकी अरेस्ट वरेस्ट की बात करो, 51 में एक तरीका था अरेस्ट का, वन ऑफ द मोड था ये, 55 में बता रहा है अरेस्ट डिटेंशन होगा, फिर आपको क्या बता रहा है, 58 में बता रहा है कितने दिन रखूंगा मैं, है ना, लिमिट बता रहा है, और 59 में बता रहा है बीमार बीमार है तो यार छोड़। अब ये चारों सेक्शन आप पकड़ के रखो तो किससे रिलेटेड हो गए, सिर्फ अरेस्ट से रिलेटेड हो गए। जब भी पढ़ो इन चारों को एक साथ पढ़ो, और बीच में 56-57 तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरत को पकड़ के नहीं ले जाना पैसे के मामले में, और कह रहा है 57 में कह रहा है कि भैया पैसा दोगे तो किसी को रखेंगे, है ना। तो ये चीजें एक साथ आप पकड़, ये तो हो गया अरेस्ट। देखो 60 और 61, 60 + 61 अटैचमेंट की बात करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पीटी। आपसे कभी अगर मान लो पीटी में क्वेश्चन पूछ दे कि किस सेक्शन में दिया है कि प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, तो ज्यादातर बच्चों को ना 90% नहीं तो मैं कह रहा हूँ 80% बच्चे तो कम से कम ये मानते हैं कि ये सेक्शन 60 में दिया है। मगर ऑप्शन में अगर आपको 60 एंड 61 दोनों दे रहा है तो ये मारना, ये वाला मत, क्योंकि 61 में भी वही दिया है कि क्या लायबिलिटी एग्जम्पशन को क्या अटैच हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इन दोनों में दिया हुआ। अब 60 में आप पकड़ के चलो, देखो बहुत सारी चीजें ABCDEFGH बहुत सारे हैं ये, है ना। एक तो ये पकड़ के चलो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि एक तो ये पकड़ के चलो कि इसमें, एक तो इसमें ये पकड़ के चलो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, क्या अटैच होगा क्या नहीं होगा, है ना। और कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो कि वो तो चलो, और कॉमन सेंस वाले भी है उन्हें छोड़ दो। अब जैसे देखो कि इसका क्लॉज 1 में 68 क्लॉज 1 में बता रहा पहले क्या क्या अटैच होगा, तो देखो शुरू से अगर हम देखें तो बेसिक बेसिक पकड़ के चलते हैं ऊपर से, कह रहा है लैंड हाउस, अब आप भी जानते हो जमीन घर बिल्डिंग ये सब अटैच हो सकती है, गुड्स पैसा इंपॉर्टेंट, कैश मनी जो है, मनी मतलब हो गया कैश, अटैच हो सकता है,
है ना। बैंक नोट्स, वही कैश हो गया। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, ये पूछता है कभी क्या हुंडी को आप कर सकते हो। जो ऑड सा है ना उसे देख लो, जो नॉर्मल से है वो तो आपको याद रहता है। मनी जैसे मतलब आपको शायद उस टाइम लगेगा यार कैश मेरे पे 200 रुपए रख के क्या अटैच हो सकता है, यस हो सकता है। हुंडीज अटैच हो सकती है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट, ये तो समझ में आता है कि अटैच हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अटैच हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, ये हो सकती है। बॉन्ड्स हो सकते हैं और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी हो सकता है। डेट हो सकता है, देखो किसी पे आपके 50,000 रुपए चाहिए ना तो आपका डेट है वो भी अटैच हो जाएगा। उससे कह देंगे तू इसको मत दे हमको दे, है ना। और क्या कह रहा है, शेयर इन कॉर्पोरेशन, मतलब आपके शेयर्स भी हो सकते हैं अटैच, किसी में आपका शेयर है वो भी हो सकता है। एंड सेम एज हियर एंड आफ्टर मेंशन ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, ये पकड़ लो कि जितने भी सेलेबल है, सेलेबल प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल। ये कभी कभी पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी में अटैचमेंट जो होगा वो मूवेबल का होगा, इमूवेबल का होगा, दोनों का होगा। तो आपको याद रखना है कि अटैचमेंट दोनों का। तो आप जहां पर देखो बैंक नोट, मनी, फलाना ढिमकाना, ये सब आ गया, गुड्स फलाना ढिमकाना, ये तो समझ लो मूवेबल में आ गया। और इमूवेबल से इमूवेबल है ही, मकान, बिल्डिंग, दुकान सब अटैच करो। तो ये तो बेसिक बेसिक था अटैचमेंट का। अटैचमेंट से कम पूछता है, एक्सेप्शन से पूछता है क्या क्या अटैच नहीं हो सकता, वो ज्यादा इसका हमेशा ना क्या नहीं हो सकता पर ध्यान ज्यादा होता है एग्जामिनर का, कि हो सकता है उससे ज्यादा। तो देखो क्या नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लायबल, देखो पहला तो आपको पता है कि वेयरिंग अपैरल वगैरह है, कुकिंग वेसल है, खाना बनाने का सामान है, बेड है, बेडिंग है जजमेंटेटर की, है ना, उसके बच्चों की, उसकी वाइफ की। ऑर्नामेंट, पर्सनल ऑर्नामेंट, पर्सनल ऑर्नामेंट एमटी है। ऐसे आभूषण जो रिलीजियस यूजेस के हैं, जो वुमेन से अलग नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं है तुमने भाई 1-1 किलो के हाथ के हथकड़े बनवा रखे हैं, अब उसे तुम बोलो ये तो कहाँ ले जाओगे, अब ये माल तो तुम्हारे पास 50 लाख का रखा हुआ है और आप कह रहे हो इसको, इन्हें तो अटैच कर सकते हैं। जो वुमेन से आप रख रहे हैं, मंगलसूत्र, है ना, या मान लो ऐसा हो सकता है कि 1-1 चूड़ी सोने की, ऐसा मान लो आप, पायल, बिछिया, ऐसा कुछ जो है, नाक में पहनी हुई जो नोज पिन होती है ना, और जो भी वट है ना। तो आप समझ गए इनको। तो बेसिक बेसिक है भाई, पहनने वाले कपड़े हैं मेरे, खाना बनाने के बर्तन है ना, ये सब है। टूल्स ऑफ आर्टिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है। टूल्स ऑफ आर्टिशन, अब कोई बेचारा है, कौन है, लोहार है, वो अपने हथौड़े वथौड़े से काम करता है, आपने उसका हथौड़ा ही अटैच कर दिया। अरे भैया इनका मतलब देखो, आप बेसिक अगर समझोगे तो खाने कमाने का सामान ही ले लोगे तो आदमी कमाएगा कैसे, और कमाएगा नहीं तो खुद भी नहीं खा पाएगा, तो थोड़ी बात है, तो दूसरा कर्जा तो चुकाना बहुत बड़ी बात, उसके भी खुद के खाने के बाद हो जाएंगे भाई। है किसान है, उसका हल ले गए, हल थोड़ा लेके जा सकते हो, है ना, तो वो चीजें आप नहीं ले सकते, ये समझ लो, है ना। तो ये पूछता है। फिर क्या कह रहा है कि वेयर द जजमेंट लेटर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, हिज इंप्लीमेंट ऑफ हस्बैंड या सच कैटल सीड ग्रे एज मैनी इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी नेसेसरी टू अनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड। जैसे मान लो कोई ग्वाला है तो उस पर 2 भैंस है ना, 2 बफेलो है, तो उनको नहीं आप अटैच कर सकते। बकरी है बेचारे पे 2, उन्हें नहीं कर सकते आप, है ना। खाने कमाने का मतलब जो आइटम है वो नहीं कर सकते, है ना। ये टूल्स ऑफ आर्टिशन पूछता है एक्चुअल में, इंपॉर्टेंट आपका है जो एक, वो टूल्स ऑफ आर्टिशन, ये आप याद रखो, ठीक है। एक ही चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट आप अटैच नहीं कर सकते, ये भी पूछता है। बुक्स ऑफ अकाउंट, अब उसका खाता, बही खाता बना रखा है उसने, वो आप अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या, सी में क्या था, मैंने अच्छा मिस कर दिया, सी रोजी रोटी के, क्या लिखा है, साधन था ये, संथान सथन, क्या लिखा है, रोजी रोटी के सथन सथान, जो भी है, रोजी रोटी का सामान ऐसे मान लो, रोजी रोटी का साधन ऐसे मान लो, है ना। सी कह रहा है हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल एंड साइट्स देयर अपॉन द लैंड इमीडिएटली अपरेंट देयर टू नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट और लेबर और डोमेस्टिक स्टूडेंट। अच्छा, देखो क्या कह रहा है सी में, सी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर कह रहा है कि बिल्डिंग हाउस को कर सकते हो आप, और सी में कह रहा है कि
कोई नौकर, कोई सर्वेंट को आपने कोई दे रखा है ना, इनको कोई दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो उन्हें अटैच मत करना। जैसे होता है ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके 500 गज में, 1000 गज में एक बिल्डिंग होती है और फिर 2 सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, वो जो सर्वेंट क्वार्टर है ना वो अटैच नहीं होंगे, ओवरऑल ये कहना। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट बही खाते आप अटैच नहीं कर सकते, इन्हें समझो, इन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियर राइट टू सू नहीं कर सकते, मियर राइट टू सू को आप अटैच नहीं कर सकते। आप खाली राइट टू सू नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट पूरा वो कर दीजिए, उसके साथ राइट टू सू भी कर दीजिए, वो ठीक है। खाली सिर्फ केस करने का जो आपको सूट करने का अधिकार है वो नहीं कर सकते। अच्छा, जब भी मियर आ जाए ना, आप तो समझ लो, जहां मियर आ जाए, जहां वर्ड केवल आ जाए, वो तो अटैच वैसे भी नहीं होगा। जहां पर मियर आ जाए वो अटैच नहीं होगा, और टीपीए में जहां मियर आ जाए वो बिकेगा नहीं, याद रखना। यहां अटैच नहीं होगा, और टीपीए जब पढ़ोगे तो वहां जब मियर आ जाए तो वो बिकेगा नहीं। ठीक है, जैसे मियर राइट टू सू आप अटैच नहीं कर सकते, ऐसे मियर राइट टू सू को आप बेच नहीं सकते, पढ़ाएंगे वहां पर। पर्सनल सर्विस के राइट को नहीं कर सकते आप। यहां से क्या करेगा पता है, एक ऐसे कोई उठाएगा और आपसे पूछ देगा कि इसको अटैच कर सकते नहीं कर सकते, या फिर ऐसे पूछ देगा इनमें से किसको अटैच किया जा सकता है, और 3 दे देगा नॉन अटैचमेंट वाली, 1 दे देगा अटैचमेंट वाली, या फिर पूछ लेगा कि इनमें से किसको अटैच नहीं किया जा सकता है, 3 दे देगा जिसमें अटैच होगी, 1 देगा नहीं अटैच होगी। तो आपको वहां देखना है, इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग में बैठाओ, वही खाते को नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा ऐसा अपना मानना है कि अगर आप ये याद कर लो किस किसको कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है, छोटा है, तो बाकी के जो वहां पे ऑप्शन दिखे उसे आप क्या करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसे एलिमिनेट करके भी तो मार सकते हो भाई। 4-6 चीजें हैं इसमें ऊपर जो अटैच होती है, यहां से पूछेगा जो आपको अलग दिखे, हाँ वो एलिमिनेट, तो एलिमिनेट करके मार देना, है ना, वो भी एक अच्छा तरीका है, मगर फिर भी एक बार देख लेना ज्यादा बेहतर है। स्टाइपेंड एंड ग्रेटिट्यूड्स को आप नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी है ना, वो नहीं आप कर सकते। वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, चाहे वो मनी में हो चाहे काइंड में हो। अब भाई गरीबों का सवाल, हम 4,000 रुपए तनख्वाह देते, ठीक है, उसे आप नहीं कर सकते, उतना छोड़ना पड़ेगा उसके बाद। अरे भैया वो आदमी तो मर जाएगा, इसकी तनख्वाह मिलनी है, वो तुम अटैच कर दोगे, उस आदमी की क्या गलती है भाई, उसकी तनख्वाह टाइम पे मिलती रहे। ओवरऑल बात ये है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। इंपॉर्टेंट आपका जो आएगा ना, वो ये आ गया, आई और आई ए। यहां से तो मतलब कि अगर 99% अगर 60 से क्वेश्चन जो पूछता है ना, 99%, तो वो आई और आई ए से पूछता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1,000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन द डिग्री फॉर मेंटेनेंस। कह रहा है मान लीजिए किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन किसी डिग्री का हो रहा है, तो पहले 1,000 रुपए मैं मान लेता हूं, उसकी तनख्वाह 50,000, ठीक है, तो कह रहा है पहले तो 1,000 निकाल दो, निकाल दिए, बाकी कह रहा है 49,000, है ना, उसका 2/3 उसको अटैच आप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे तो मतलब कि 15, 16, 16 3 48, 16 दूनी 32, मतलब इसमें करीब 33,000 रुपए को आप अटैच नहीं कर पाओगे, और 1,000 ही हो गए, तो लगभग 34,000 रुपए को आप अटैच नहीं कर पाओगे। बाकी का जो बचा है 15,000, उससे आप अटैच कर लो। ये मेंटेनेंस के अलावा वाली है, यही कंफ्यूज जो करेगा ना एंड में, वो यही करता है कि अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस वाली नहीं है ये। जो आई ए है इसमें मेंटेनेंस है, तो इसमें क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री, 1/3 नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मान लो उसकी सैलरी है 10,000, तो उसमें से कितने, 3300, 3300 को नहीं कर सकते। तो अगर मेंटेनेंस अगर दे दिया तो याद रखना, प्लीज रिपीट रिपीट, पूरा 60 बोल दिया आपने कि सैलरी वाला बोल दिया, सैलरी वाला बोल रहे, मुझे ऐसा लगा है ना, एक बार लिख दो सैलरी वाला क्या, आई ना, हाँ वही। देखो मैं क्या कह रहा था कि पहली बात तो आई में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये याद कर लो, ये याद कर लो कि मेंटेनेंस के अलावा किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन हो। एक तो होता है वाइफ ने भाई पति पे मेंटेनेंस का डाला हुआ है, तो उसका तो नीचे है, उसे तो भी भूल जाओ। तो एक तो ये याद रखना है मेंटेनेंस के अलावा की बात हो रही, उस वाली एग्जीक्यूशन में क्या करना है, सपोज करो आपकी तनख्वाह 10,000 है ना, और उसने अर्जी लगाई डिग्री होल्डर ने कि सर इसकी सैलरी अटैच कर दो, है ना,
भाई इतना रुपए कमाता है, ऐसी सैलरी अटैच करो। अब ये कह रहा है आई, पहले तो जो भी तनख्वाह हो, जो भी सैलरी हो, उसमें से 1000 रुपए तो पहले निकाल दो। तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया 1000, यहां रह गया मेरे पास 9000, है ना। पहले 1000 हटा दिए। कह रहा उसके बाद 2/3 को और आप नहीं कर सकते, मतलब कि इसका 9000 का 2/3 कितना होता है 6000, तो मैं 6000 को भी नहीं कर सकता, तो बच्चे मेरे पास 3000। मैं ये 3000 रुपए अटैच कर सकता हूं इसके यहां अटैचमेंट में। तो मेरे को क्या अटैच नहीं कर सकते, आई में दिया है क्या अटैच नहीं कर सकते, तो मैंने बता दिया पहले 1000 नहीं कर सकते। मैंने बताया क्या, पहले 1000 नहीं करते, फिर ये 2/3 2/3 नहीं करते। ये दिया हुआ आई बात समझ में, आई से आई बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये पूछता है कि अगर मेंटेनेंस के अलावा किसी डिग्री का एग्जीक्यूशन होना है तो उसमें आप क्या अटैच नहीं कर सकते, यही सवाल पूछेगा आपसे। और वह ऑप्शन में होगा कि 1000 रुपीज, सॉरी 10,000 होगा, 1000 एंड 2/3 ऑफ रिमाइंडर, तो यही ऑप्शन सही होगा आपका। और अगर आपसे देखो ये इसलिए थोड़ा कंफ्यूज इसलिए करता है कि कई पूछता तो मेंटेनेंस वाले में क्या होगा। अब मान लो कि इसमें मेंटेनेंस के लिए एग्जीक्यूशन आया है, तो उसमें आप 1/3 नहीं कर सकते, 1/3 नहीं कर सकते, मतलब कि 2/3 कर सकते हैं, मतलब कि समझो कि उसके अगर सैलरी आप सपोज तो 10,000 है ना, 1/3 नहीं कर सकते, मतलब 3300 नहीं कर सकता मैं, 3300 में निकाल दूंगा, 6600 रुपए कर सकता हूँ अटैच। मैं यहां पर देखो इसकी 6600 कर पा रहा हूं और वहां पर मैं उसकी सिर्फ 3000 कर पा रहा था, ये चीज आप समझ लो, है ना। मेंटेनेंस वाले में किसी पत्नी ने अगर पति पर डाल दिया और कोर्ट ने बोला इसका 1 लाख रुपए मेंटेनेंस बनता है, अब उसने एग्जीक्यूशन डाला, एग्जीक्यूशन में उसने बोला कि मेरे पति की सैलरी अटैच कर दो, उसकी 10,000 रुपए सैलरी है, तो फिर वो बोलेगा कि सर 60 का देख लो आप, आइए 1/3 तो आप कर नहीं पाओगे, तो कहेगा ठीक है 10,000 रुपए 3300 हटा दिए, 6600 रुपए अटैच कर देंगे। तो मेंटेनेंस में 1/3 ज्यादा देना पड़ता है, मतलब आप ये समझना, ऐसे समझो, देखो मैं देता हूँ तरीका, आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं तो लड़का हूं तो मुझे थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। लड़कों के लिए फायदा है कि लड़का ये समझ ले कि अगर मान लीजिए कल उसे मेंटेनेंस देना पड़ा, कोई बात हो गई, भगवान न करे हो जाएगा, और उसे मेंटेनेंस देना पड़ा, तो उसकी सैलरी ज्यादा अटैच होगी, एग्जाम्पशन उसे जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, जो कम मतलब कि 1/3 ही तो है जो अटैच नहीं हो सकती, तो 10,000 रुपए अगर कमा रहा तो 6600 रुपए मेरे अटैच कर लेगा कोर्ट, तो बीवी मतलब कि बीवी को मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, अटैचमेंट होना मेरे ज्यादा बच जाएगा। और अगर उसके अलावा मेरे खिलाफ कोई अटैचमेंट आ गई, कोई बात हो गई बाहर कहीं, तो फिर मेरे पहले 1000 बचेगा, 2/3 बचेगा, तो मेरे को बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, तो डिफरेंस बना रहेगा आपको। इसमें ज्यादातर तो मेंटेनेंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि 2/3 और 1000 रुपए मेंटेनेंस वाले में था कि नॉन मेंटेनेंस वाले में, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी इससे। तो आप ऐसे याद कर लेना कि अगर आपको मेंटेनेंस लेना हो तो पति की ज्यादा टैक्स करा सकते हैं मेंटेनेंस वाले में, और वैसे वाले में कम टैक्स, तो थोड़ा ऐसे याद करना है ना। और बाकी तो देखो ज्यादा कोई इतने इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। और देखो ये के भी देख लो, के और बी, क्लॉज के भी देख लो एक बार, ये ऑल मनी पेबल अंडर अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ द जजमेंट डेटर, तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको कोई पैसा प्रीमियम भरते हो इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो भी अटैच नहीं हो सकता। तो साल में आपका 10,000 15,000 20,000 50,000 जो आप भरते हो प्रीमियम, वो भी अटैच नहीं होगा, ये भी पूछता है। एक इसका देखो आप, ये एन देखो, एन क्लॉज एन देखो, फ्यूचर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को अटैच नहीं कर सकते, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को अटैच नहीं कर सकते, ये भी पूछ लेता है। तो मैंने 6-7 होता है ना, इन्हें ढंग से देख लेना, बाकी कोई नहीं भी देखोगे चल जाएगा, यहीं से पूछता है। तो सैलरी वाले दोनों ढंग से देखना, इंश्योरेंस वाला देख लिया, फ्यूचर मेंटेनेंस नहीं अटैच कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कर सकते, टूल्स ऑफ आर्टिशन नहीं कर सकते, ये सब चीजें 2 4 5 देख लेना। मेयर राइट टू सू नहीं कर सकते, पर्सनल सर्विस के राइट को नहीं कर सकते, ये थोड़ा देख लेना बस। डोमेस्टिक सर्वेंट है तो उसके क्या होता है, उसका जो तनख्वाह दे रहे हो जो बेचारे की वो है, वो से नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये 60 में इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इसका। देखो इसमें एक चीज और देख लो,
जो इंपॉर्टेंट है, पेज चेंज करो। सेक्शन 60 का क्लॉज 1A देखो, सेक्शन 60 का क्लॉज 1A अगले पेज पे। आईए के बाद तो कुछ था ही नहीं बताने के लायक। आईए के बाद मैंने आपको के भी बताया था, तो मैंने क्या बोला, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने मान लो इंश्योरेंस लिया है कि LIC की पॉलिसी ली, उसमें आप प्रीमियम 20,000 रुपये साल का भर रहे हो, तो 20,000 रुपये आपका टैक्स नहीं होंगे, उतना पैसा छोड़ा जाएगा। सिंपल इंश्योरेंस तो वहां पर जब वो कर देगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पूछ लेगा, बोला ये अटैच नहीं होता डाल से। ऐसे ही फ्यूचर मेंटेनेंस का जो मैंने बताया कि फ्यूचर मेंटेनेंस का अगर कोई आपका राइट है तो वो अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ओवरऑल बात ये है कि किसी को मारना लॉ का काम नहीं है, लॉ का उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, पैसा लेना है। यहाँ पे हर चीज का उद्देश्य जो आपको दिखेगा उसको पैसा लेना, मारना नहीं है। जिंदा रहेगा तभी तो देगा। तो फ्यूचर यही मतलब ये याद रख लेना, फ्यूचर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस वाले भी अटैच नहीं हो सकते, है ना। इसका अगला क्लॉज में आईए बता रहा था आपको, सॉरी 1A बता रहा था, क्लॉज 1A ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार से देख लो। कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनी अदर लॉ और द टाइम लीगल फोर्स, तो कह रहा कहीं कुछ भी लिखा हो, लिखे होने के बावजूद ओवर राइडिंग क्लॉज हो गया ना, सब पे ओवर राइड कर जाएगा। एन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जम्पशन सेक्शन शैल बी वॉइड। कह रहा है मान लीजिए ए और बी के बीच में मैटर चल रहा था, और जो मैटर चल नहीं रहा था, ए और बी ने क्या करा, एक मतलब कोई भी काम का, और उस काम को करते टाइम उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि कल अगर कोई बात हो गई और हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ और कल एग्जीक्यूशन तक की बात आ गई, अटैचमेंट की बात आ गई, तो आप पहले इस पर लिख कर दो मेरे को कि मैं अपनी सैलरी को अटैच करने से नहीं रोकूंगा, पूरी सैलरी नहीं रोकूंगा, या फिर मतलब कि मैं अपना फ्यूचर मेंटेनेंस को अटैच करने से नहीं रोकूंगा, या इंश्योरेंस पॉलिसी को अटैच करने से नहीं रोकूंगा, है ना। मतलब ऐसा बोल दिया कि आप एग्जम्पशन का फायदा नहीं उठाओगे, ऐसा लिख कर दे। पर वो बेचारा अब था उसमें, तो वो भी मूर्ख था, उसने कहा मैं कौन सा गड़बड़ करूंगा, लिख के भी दे दिया। तो उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट में दोनों ने लिख लिया कि फ्यूचर में कभी अगर ऐसी बात आएगी तो जो भी 60 में एग्जेम्पशन है, जो मेरे को मतलब एग्जाम टू जिन चीजों से अटैचमेंट से, मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा, वेव कर दूंगा अपना, ऐसा मैं आज एग्रीमेंट कर लेता हूँ। 1A ये कह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। सपोज करो कि बी ने ये कह दिया एग्रीमेंट में कि कल अगर कोई बात आ जाए, मतलब पति पत्नी वाली बात करें, आज बी भी पति से बोल दे कि देखो जी ऐसा है, आप मुझे लिख कर दो कि कल अगर कोई बात बिगड़ी हमारे बीच में और मैं कोड री मेंटेनेंस के लिए ना, तो आप उसमें लिखो कि आपकी सैलरी अटैच होगी, वो पूरी होगी। तो पति ने बोला ठीक है, चिंता ही मत करो, है ना, धर्म पत्नी हो तुम, लिख के दे दिया। अब कोड ऑफ मेंटेनेंस के एग्जीक्यूशन में बात पहुंच गई। अब वहां पे बात है कि 1/3 अटैच नहीं होगी, जैसे हमने पढ़ा मेंटेनेंस में। बीवी ने कहा ये देखो एग्रीमेंट, तुम तो लिख के दिया है कि पूरी सैलरी अटैच कर सकती हूँ मैं। कोर्ट कहेगा जब फाड़ के फेंक दो, 1A पढ़ो, वहां पर वॉइड है तुम्हारा एग्रीमेंट, और जब वॉइड है तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई? अब देखो 61 से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, 61 से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, इतना पूछ लेता है कि अगर स्टेट, इसमें एक्चुअल में कह रहा है ये कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फलाना ढिमका, इन लोगों को अटैचमेंट से एग्जम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। पूछता तो नहीं है, मगर कभी साथ साथ पूछ ले अटैचमेंट कहां पर है, तो 60 और 61 दोनों में अटैचमेंट है ना, 60 और 61 दोनों में अटैचमेंट। तो बाकी ये है कि हाँ एग्जाम्पशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कहाँ दिया है 61 में दिया। वैसे 60 में इतने क्वेश्चन बन जाता है और 60 इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसे टाइम नहीं मिलता कि वो 61 में आपको कुछ पूछे बेचारा, है ना। और इसमें क्या है जी, ये देखो 63 देखो, 63 64 में से एक एक क्वेश्चन बनने की मतलब अच्छा वो है, तो एक बार 63 64 देख लो, यहाँ से जो एक पॉइंट ऐसा जहां से वो एक पॉइंट उठा सकता है, इन दोनों में एक ही एक पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ मोर कोर्स देन वन। कह रहा है वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट
in execution of decree of more courts than one, the court which shall receive or realize such property and shall determine any claim thereto and any objection to the attachment thereof shall be the court of highest grade, or where there is no difference in grade between such court, the court under whose decree the property was first attached. अच्छा, ये क्या कह रहा है? देखो 63 ये कह रहा है कि कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है ना। अब क्या हुआ कि ए ने भी इसे अटैच कर लिया, बी ने भी इसे अटैच कर लिया, दोनों कोर्टों ने इसे अटैच कर लिया, ठीक है, दोनों कोर्टों ने क्या करा, इसको अटैच कर लिया, दोनों एक एक डिग्री कोई कोई एग्जीक्यूट कर रहे थे, दोनों ने अटैच कर लिया। कह रहा उसमें क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, और यही आपसे जब पीटी में पूछता तो यही पूछता है, तो दो कोर्टों ने अगर अटैच कर लिया तो उस स्थिति में क्या होगा, तो आपको बताना क्या होगा जी। बहुत आसान है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा कि कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड वाला होगा ना, वो क्या करेगा, पहले उसकी बारी आएगी। कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, जो बड़ा कोर्ट होगा, जैसे मान लो कि सपोज करो ये सीनियर डिवीजन है भाई साहब, और ये डिस्ट्रिक्ट जज है, ये डीजे कोर्ट है, तो डीजे कोर्ट की ज्यादा भाई बड़े भाई की बात ज्यादा मानी जाएगी ना, छोटे भाई की बात कम मानी जाएगी। बड़े भाई का एक काम कर, तू निकल, बाद में दे दो, पहले मैं अपना पैसे से वसूल लूं पूरा। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया, हाईएस्ट ग्रेड वाला। और कह रहा अगर दोनों ही मान लो सीनियर डिवीजन हुए हैं, दोनों जुड़वा भाई है, ये ऐसा कोई छोटा बड़ा भाई है नहीं, तो क्या करें, तो कह रहा है कि जिसने पहले ही अटैच करी थी, मान लो इसने 10 तारीख को करती है, 15 तारीख को अटैच करी थी, 10 तारीख वाला अपना करेगा, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात भी है आपको, मतलब अगर देखोगे आप, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से भी लगा दोगे इसको, तो भाई एक से ज्यादा कोर्ट ने अटैच कर ली तो क्या करेंगे कि भाई ऐसा जो बड़ा कोर्ट है उसे करना चाहिए। तो कह रहा अगर बराबरी कर रहा मुकाबला तो भैया फिर ऐसा करेंगे, जिसने पहले अटैच करी थी उसको कहेंगे भाई तू पहले आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, पहले आए पहले पाओगे, है ना। तो ये वाली बात है। 63 से यही पूछता है, और 64 से क्या पूछता है, 64 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 आपका ना टीपीए जैसा है ना, 64 कैसा है, टीपीए जैसा। 64 कह रहा है कि अटैचमेंट हो गई, है ना, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो वो क्या होगी, वॉइड हो जाएगी, बस इतना ही तो कह रहा है। क्या ही कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा वेयर एन अटैचमेंट हैज बीन मेड, अटैचमेंट हो गई, है ना, एनी प्राइवेट ट्रांसफर डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड और ऑफ एनी इंटरेस्ट देयर इन एंड एनी पेमेंट टू द जजमेंट डेटर ऑफ एनी डेट डिविडेंड और अदर मनी कॉन्ट्रैक्ट टू सच अटैचमेंट शैल बी वॉइड एज अगेंस्ट ऑल क्लेम्स इन्फोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट। तो कॉमन सेंस की बात है। अब कोर्ट ने अटैच करी और वो ज्यादा होशियार करना है, जो जेडी है, उसने कहा अच्छा लाओ इसे मैं क्या करता हूँ, बेच देता हूँ, या क्या करता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि भैया वो जो आप करोगे ना वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट बनो, आपसे ज्यादा स्मार्ट हमने 64 में उसके लिए इंतजाम कर दिया आपके लिए, 1908 में कर दिया, ठीक है ना। 64 क्या कह रहा है कि अटैचमेंट के बाद अगर आपने कुछ भी बेचा वाची करी तो उसे वॉइड करा कर, है ना। तो 64 इंपॉर्टेंट हो गया कि अटैचमेंट के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो क्या होगा ऐसी ट्रांजेक्शन का, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या होगा बताओ, वॉइड होगा। 63 में एक से ज्यादा कोर्ट ने अटैचमेंट की तो क्या होगा कि भैया हाईएस्ट ग्रेड वाला कोर्ट है वो अपना काम करेगा, है ना। क्या हो रहा है, ठीक है। तो 63 64 समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो आप यहाँ पे क्या है 65। एक बार एक एग्जाम में, मुझे नहीं याद किस एग्जाम में, मुझे एक बार ये पूछे थे परचेजेस का टाइटल कहाँ पर दिया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लोगे अगर, बेचारा बच्चा करे कि परचेजर का टाइटल कहाँ दिया, ये भी एक बार पूछ लिया था, कहाँ दिया जी 65 में दिया, इतना ही देखना है इसमें और कुछ नहीं। इसके बाद देखो आप 73 रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले तो इसे समझ लो कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या।
रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, मान लो कि प्रॉपर्टी एक और उस पर क्रेडिटर 4, तो पैसा कैसे कैसे कौन कौन लेगा, है ना। तो कह रहा है कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलो अब ऐसे देखते हैं पहले कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या भला है, क्या करेगा, कौन कौन पैसा कैसे कैसे लेगा। कह रहा है वेयर असेट्स आर हेल्ड बाय कोर्ट एंड मोर पर्सन देन वन हैव बिफोर द रिसीट ऑफ सच असेट मेड एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पास्ट अगेंस्ट द सेम जजमेंट लेटर एंड हैव नॉट ऑब्टेन्ड सेटिस्फैक्शन देयरऑफ, the assets after deducting the cost of realization shall be ratably distributed among all such persons। अब देखो क्या कहना है कि सपोज करो ये मकान है, ये मकान की कीमत है 1,00,000, ठीक है। 4 लोगों ने ए बी सी और डी, 4 लोगों ने इस पर दावा ठोक दिया, मेरे भी इस पर पैसे हैं, मेरे ही पैसे, मेरे ही पैसे हैं। कोर्ट कह रहा है पैसा 1,00,000, तुम लोगों का सबका क्लेम मिला के 5,00,000 बनना भाई साहब, मैं किस किस को क्या क्या दूं। या तो मैं क्या करूं, सपोज करो ए बोले मेरा 1,00,000, तो या तो कोर्ट ये बोले कि चलो ए तुम 1,00,000 पकड़ो और जाओ, तुम्हारा तो पूरा क्लेम सेटिस्फाइड, बी सी डी तुम भागो यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, जो पहले आया पहले दे दो, ये भी कर सकते। या बोले कि सबको चलो एक काम करो कि जो प्रॉपर्टी होगी उसमें से बराबर का शेयर में करके दूंगा, वो भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। तो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द मेथड। तो कह रहा है कि सबसे पहले तो वो क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा ना 73 से, तो एक चीज पूछ सकता है कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में कटता क्या है, तो रियलाइजेशन अमाउंट कटता है ना। क्या करता है, रियलाइजेशन अमाउंट। रियलाइजेशन अमाउंट क्या है, रियलाइजेशन अमाउंट वो है, जैसे मान लो भाई अटैचमेंट करी, है ना, सेल करी, फलाना करा ढिमकाना करा, उसमें सरकार का कुछ तो पैसा खर्च हुआ। तो सपोज करो 1,00,000 की वो जो प्रॉपर्टी थी, ये जो प्रॉपर्टी 1,00,000 की थी, ये मैं 5,000 रुपये सरकार के भी खर्च हो गए, है ना। सरकार ने अपने 5,000 पहले काट लेगी, बहुत चालू होती है, फिर आपको 95,000 रुपये बांटेगी सबके लिए। एक बार पहले मुझे 5 दे दो, मैंने जो उसमें खर्चा किया ना, तो वो होता है रियलाइजेशन अमाउंट, ठीक है ना। तो अपने रियलाइजेशन कॉस्ट उसने अपना काट कूट कर रख ली, अब वही बाकी पैसे को रेटेबल करेगा। तो रेटेबल कर कैसे रही है, देखो प्रोवाइडेड एज फॉलोज। क्या कह रहा है, देखो कह रहा वेयर एनी प्रॉपर्टी सोल्ड सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज द मॉर्गेज सेल नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। तो वो तो सही बात है भाई। मान लो कि मॉर्गेज और चार्ज पे कोई प्रॉपर्टी है ना, तो मॉर्गेज और चार्ज पे मान लो 1,00,000 की है, प्रॉपर्टी बिकी 2,00,000 की, तो जितना भी ऊपर का फायदा है उसका तो उनका कोई एंटाइटलमेंट नहीं बनता ना। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ ना, एक जो वो ढूंढ रहा हूं मैं, जो पूछता है एक्चुअल में क्वेश्चन, वो देख रहा हूँ मैं कहाँ पर है। हाँ ये वाला देखो, जो जो पूछता वो देखो ना, इसका आप सी देखो, और सी में ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ ना खर्चे निकालेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट इन डिफरेंट द एक्सपेंस ऑफ सेल, पहले क्या निकाल रहा है, उसे सेल करने के जो एक्सपेंस लगे, एक तो ये निकाल रहा है। सेकेंडली इन डिस्चार्जिंग द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री। अब मान लो डिक्री में कोई अमाउंट ड्यू था, डिक्री में कोई अमाउंट ड्यू था, पहले उसका वो पैसा निपटाएंगे। टोटल तो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है, मगर उसमें से पहले मैंने सेल का निकाला 2,000 रुपये, मान लो सेल का निकाल दिया, 98,000। 98 में से मान लो डिक्री में कोई अमाउंट की बात थी, 5,000 अमाउंट की डिक्री में बात थी, 5,000 वो निकाल दो, मेरे को रहेगी 93,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद थर्डली इन डिस्चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनी ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट इनकम्प्रेंसेस, वो भी निकाल दो। फोर्थली कह रहा है कि रेटेबली अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में पैसा जजमेंट लेटर में कि किसको कितना कितना मिलना। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो पूछता 3, ये सबसे मोस्ट 99% मतलब आपसे जो पूछता है 2 तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है आपसे कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बनता है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या पैसा, मतलब पहले कौन सा पैसा काटा जाए, तो पहले पैसा काटा जाता है रियलाइजेशन अमाउंट, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लॉज 3, नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट्स एनी राइट ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहा है गवर्नमेंट के राइट को अफेक्ट नहीं करते हम। ये पूछता बहुत बार कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो क्या गवर्नमेंट का राइट इफेक्ट होता है, नहीं होता। इन द सेंस में कहना चाह रहा हूं, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके 2,000 रुपए हो,
गवर्नमेंट की भी 2,000 रुपये। पहले गवर्नमेंट अपना पैसा लेगी, ये चार्ज मॉर्टगेज ये सब बाद में है गवर्नमेंट की, भाई पहले दो मेरे को पैसा, उसके बाद किसी को पैसा देगा। रेटिबल डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गवर्नमेंट सबसे पहले पैसा लेती है यूनियन टेरिटरी से, बाकी के लोग बाद में आते हैं। और लॉ गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट ने अपना प्रेफरेंस पर ऊपर दे दिया, बस ओवरऑल बात ये है। तो यहां से ये पूछ लेता है, ठीक है। 74 देख लो, 74 देख लो, ये क्या कह रहा है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है। 74 देखो क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन आप हो रहा है और आप उसमें कुछ अड़ंगा डाल रहे हो, आप उसमें कुछ रेसिस्ट कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट होने से, बाधा डाल रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं। कह रहा वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर ऑफ अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी or that the purchaser of immovable property sold in execution of a decree has been resisted or obstructed in obtaining possession। तो ये कह रहे हैं कि भैया कोई प्रॉपर्टी थी, उसको हमने अटैच किया था, उसे हमने सोल्ड किया, इसे किसी सी नामक व्यक्ति ने खरीद लिया, वो पोजेशन लेने गया तो आप दे नहीं रहे, आप बाधा डाल रहे हो, है ना। बाय द जजमेंट डेटर और सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ, तो ऑब्वियसली बात जो कोई कर रहा है विदाउट एनी जस्ट कॉज द कोर्ट में at the instance of the decree holder or purchaser order the judgment debtor or such other person to be detained in the civil prison for a term which may extend to 30 days। यही पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपने एग्जीक्यूशन के बाद अगर किसी को पोजेशन लेने से रोका तो सिविल प्रिजन में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। और कितने दिन के लिए खानी पड़ेगी, 30 दिन के लिए खानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने एग्जीक्यूशन के बाद किसी को प्रॉपर्टी लेने से रोका तो 30 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन के बाद उसको रोकना नहीं, 30 दिन का इंतजाम कर देगी जेल, सॉरी कोर्ट आपको सिविल प्रिजन में आपको भेज, ये इम्पोर्टेंट। अब देखो 75 पूछ देता है, 75 से क्वेश्चन पूछता है, 75 से क्वेश्चन पूछता है आपको। और क्या पूछता है देखो, जो ABCDEF दिया ना, ये पूछता है, कह रहा है ये पूछेगा आपसे कि कमीशन किस किस उसमें इशू कर सकते हैं, कमीशन किस किस उसमें भेज सकते हैं, है ना। कमीशन क्या करता है एक्चुअल में, कमीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो भी होते हैं उन्हें मौका वारदात पे, क्रिमिनल वर्ड हो गए, तो उन्हें एक्चुअल में उस जगह भेजा जाता है, लोग कोर्ट नहीं आते, कमीशन कोर्ट के बिहाफ पे वहां जाता है, इंस्पेक्ट करता है, एग्जामिन करता है और अपनी रिपोर्ट फिर कोर्ट में जमा करता है, ठीक है ना। तो ये एक डेलीगेशन टाइप समझ लो आप। तो कमीशन 75 में है और किन किन मामलों में भेजा जाता है, क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी द कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन। पहली बात तो क्या, किसी व्यक्ति को एग्जामिन करना है, तो मान लो अगर वो नहीं आ सकता, कोई ऐसी बात है, तो क्या करेंगे, कमीशन इशू कर देंगे, वो जाके उसको एग्जामिन करेंगे। दूसरा करें टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन। अब अगर मुझे ना कोई बता दे कि लोकल इन्वेस्टिगेशन CRPC में मैंने कहां पढ़ाया था, तो समझ लो उसका पीटी तो फिर निकल ही जाएगा, पक्की बात, अगर उसने इतना उसे याद है। मुझे बता दो कि लोकल इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको CRPC में कहा, अरे गलत हो गया मैडम बहुत ही आप उससे रह गई। 139 में पढ़ाया था मैंने, 138 में नहीं पढ़ाया था। कल 38 था, आज आपने 100 का, तो मतलब ये है कि प्लस कर दिया उसमें। 139 लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इंस्पेक्शन 310, लोकल इंक्वायरी 148, है ना। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आप भेज सकते हो, याद कर लो, पूछेगा आपसे। टू एग्जामिन एडजस्ट अकाउंट, अकाउंट को अगर एग्जामिन करना हो कहीं, मतलब मान लीजिए ऑफिस है भाई,
वहां भेज दिया भाई, जाओ जाओ पूरा अकाउंट को एग्जामिन करके आओ। पार्टीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टीशन कराना है भैया, 4 भाइयों का मकान है, उसे वहां जाएंगे देखेंगे, पार्टीशन के लिए कमीशन इशू कर सकता है। 4 चीज देख ली ना, एग्जामिन के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, अकाउंट को एग्जामिन करने के लिए, पार्टीशन के लिए ई और जी। ई भी इंपॉर्टेंट है और जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगता ही नहीं है इसे पढ़ के कि इसके लिए कमीशन इशू होती है। ई कह रहा है कोई साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो वहां पर कौन सी थी, लोकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। 4 तरीके की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन भेज रहा है ओवरऑल, लोकल, साइंटिफिक, टेक्निकल और कौन सी है ई में, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। इन चारों के लिए भेजेगा। पार्टीशन याद हो जाता है, अकाउंट के लिए याद हो जाता है, पर्सन को एग्जामिन करने के लिए भेजेगा, समझ में आता है। एक इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पता क्या, जी है, टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, लगता ही नहीं है कि इसके लिए भेजा जाता है, और ऑप्शन में हमेशा ये डालता है। वो करता क्या है, ऐसे बोलेगा किसके लिए कमीशन भेज सकते हैं, और 3 लिखेगा जिसके लिए नहीं भेज सकते, और ये वाला लिख देता है एक। और इसे ना लोग क्या करते, जिन्होंने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो इसे पढ़ के इसको उनके दिमाग में आता, नहीं यार ये तो अजीब सा ही कुछ है, और इसके लिए तो कमीशन नहीं भेजी जाती होगी, तो बाकी के जो 3 है उनमें से किसी एक पे लगा जाते हैं, तो ऐसे इसको बोला कराए। और उन्हें ये नहीं पता कि ये वाला करना था मुझे, मिनिस्ट्रियल एक्ट वाला। ये थोड़ा ना लोग ध्यान देने लायक बात है इसमें, 75 में कमीशन, ठीक है। वैसे एफपी देख लो, टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विद सब्जेक्ट टू स्पीची एंड नेचुरल की रिलेटेड है, जल्दी खराब हो जाती है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना वो ई एफ है, सॉरी ई और जी है, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा 76 अनदर कोर्ट में अगर मान लो कि वो भेजनी है, कह रहा कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन में बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को तो नहीं भेज सकते आप। सिचुएट इन स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएट एंड हैविंग जुडिक्शन इन प्लेस, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये इतना पूछता भी नहीं है। मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना, तो आप उस कोर्ट में भेज दोगे ना, हाई कोर्ट में नहीं भेजते। मुझे दिल्ली के एक साकेत कोर्ट को भेजना है, एक हरिद्वार के किसी कोर्ट को भेज देगा, कहेगा भैया वहां पे ऐसे से ये काम करवा देना मेरा, करवा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना। देखो 77 देखो, 77 देखो क्या कह रहा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जैसी कुछ बात याद आ रही है आपको, है याद आ रही है? मैंने कहाँ याद आ रही है बताओ, कहाँ याद आ रही है? सीआरपीसी में पढ़ाया था, कहाँ याद आ रहा है बताओ। अरे नहीं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में ऑकरेंस रिपोर्ट कहां से आ गई? अरे मैडम आपने तो पूरा ही झोलमाल कर दिया। ऑकरेंस रिपोर्ट 157 में है, 157 में ऑकरेंस रिपोर्ट। और मैंने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का पढ़ाया था। ऑकरेंस रिपोर्ट का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का क्या मतलब, क्या आपके दिमाग में क्या, थोड़ा सा मुझे ये समझाओ पहले। चलो मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन आपकी क्लियर करूं कि ऑकरेंस रिपोर्ट और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वर्ड पढ़ के आपको ऑकरेंस रिपोर्ट याद कैसे आया? आपने उसमें क्या ऐसा रिलेशन बनाया? क्या मतलब ऐसा, मेरे को कभी बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, पता नहीं सर। अरे कमाल कर दिया मैंने आपने। मतलब मैंने जैसे वर्ड एक बोला कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो आपको याद आया ऑकरेंस रिपोर्ट। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि एक सन है और एक वन है, एक जमीन है एक आसमान है, तो इनके बीच में क्या ऐसा रिश्ता कायम हुआ था जो आपको इस वर्ड को सुनकर वो वर्ड याद आया? ये मैं नहीं समझ पा रहा। मतलब इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। कहीं भी ऑकरेंस रिपोर्ट पढ़ते हुए कहीं भी लेटर रिक्वेस्ट जैसे किसी वर्ड का भी नाम नहीं आया था पूरे 157। अब बताता हूँ लेटर रिक्वेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था 166A 166B।
CRPC 166A 166B हम यहां से भेज रहे थे, फिर वहां से लेटर रिक्वेस्ट आ रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, याद आया आपको? हाँ, अभी तो आपको याद आ गया। तो ऑकरेंस रिपोर्ट अभी मैं सच में मतलब एकदम सदमे में चला गया हूँ ये वर्ड सुन के कि ऑकरेंस रिपोर्ट कैसे याद आया होगा आपको, ऐसा क्या मतलब क्लिक हुआ होगा माइंड में, ऑकरेंस रिपोर्ट याद आया है? अरे नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं। तो मैं एक्चुअली में एस्टोनिश हो गया तरीके समझो आपके वर्ड पढ़ के। मैंने कहा ऐसा कोई मैंने शब्द बोल दिया हो 157 पढ़ाते टाइम, ऐसा कोई ऐसा कनेक्शन मैंने बता दिया हो है तो शायद हो सकता है कि याद आ जाए। तो 77 ये कह रहा है कि जहां हम कमीशन नहीं भेज सकते इंडिया की बाहर है, तो वहां क्या भेजेंगे? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। काम वही करना है मगर रिक्वेस्ट फॉर्म में कि यार प्लीज हमारा ये वाला काम ऐसे ही कर दो, मगर ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको 77 में कि यार कमीशन की जगह कमीशन नहीं भेज पा रहे तो हम ये करते हैं। एक्चुअली पता है आप कह रहे हो ना तो माइंड बिल्कुल सफल हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब कैसे बताऊं मैं इसलिए हो रहा है। ये वजह ये हो सकती है कि शायद आप बहुत जल्दी चीजों को ना समझने की कोशिश कर रही हो सकता है। जैसे मतलब कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए हो, आप थोड़ा धीरे पढ़ना चाह रही हो, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। पेन अपने हाथ में रखिए या हाइलाइटर अपने हाथ में रखिए। मैं जिस वर्ड को, जिस लाइन को 2 बार बोल रहा हूँ, जिस लाइन पे आपका ध्यान ले जा रहा हूँ, वो चीज को हाईलाइट करते जाइए और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। उसके बाद जब आप बाद में हमेशा, अब आपका तो ये रिकॉर्डिंग भी होकर पहुंचती है, आपके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है। तो क्या करिए, इसको ना दोबारा सुनिए, कम से कम दिन में कुछ ना करो ना तो कम से कम एक बार मेरे साथ आप पढ़ लो और एक बार अपने आप फिर दोबारा पूरी पढ़ो, और दोबारा बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो कि फिर दोबारा लाइव पढ़ रहे हो। आपके अगर मैं 2 लेक्चर ले रहा हूँ 1.5 घंटे के तो 3 घंटे, और 3 घंटे के फिर आप लो बिल्कुल ऐसे ही कि सर पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ। अब क्योंकि आप रिवीजन वाले मोड में हो और आपने आज ही वो पढ़ा था, जब दोबारा वही पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा, चीजों को पकड़ भी पाओगे, तो वो एकदम ना एकदम सीमेंट की तरह पक्की हो जाती है। हैंड टू हैंड आपने उसी दिन बहुत अच्छे से रिवाइज किया। तो मतलब कि ऐसा अगर आप पर बर्डन हो, सपोज करो अगर यार 13 तारीख का पेपर है, ये बर्डन तो पहले अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि 13 तारीख का पेपर है। हाँ, टाइम की शॉर्टेज वो तो इशू है। अब देखो पेपर निकालना है तो टाइम के शॉर्टेज की तो नहीं कह पाओगे अब आप, है ना? ये तो अब ये वाली चीज तो काम नहीं करेगी, ये तो आपको ही मैनेज करना है।